आंचल अपने पति वरुण के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। तभी वरुण उससे कहता है, सुनो आंचल, शॉपिंग जरा सोच समझ कर करना। अभी पिछले महीने ही तो तुमने कितनी सारी शॉपिंग की थी। ओफो, अभी तो मैंने शॉपिंग शुरू भी नहीं की और तुमने अपना पैसा बचाने का लेक्चर शुरू कर दिया। अरे बाबा, लेक्चर नहीं दे रहा, बस समझा रहा हूँ। माँ की तरह अब तुम तीनों बहुएं भी बचत करना सीखो। कांति जो 1-1 रुपए की बचत करती थी, उसकी तीनों बहुएं उतनी ही ज्यादा खर्चीली होती हैं। कांति के बार बार समझाने पर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन हॉल में बैठी कांति चश्मा लगाए हुए डायरी में महीने भर का हिसाब किताब करते हुए हैरान रह जाती है और कहती है, हे भगवान, ये महीने भर का खर्चा सिर्फ इसी घर का है या पूरे मोहल्ले का है? एक महीना घर की जिम्मेदारी बहुओं को क्या दी? इन लोगों ने तो बेहिसाब खर्चे करना शुरू कर दिए। पता नहीं अब कहाँ छुपी बैठी हैं तीनों की तीनों। अरे ओ बहुओं, कहाँ हो तुम सब की सब? जल्दी से बाहर आओ। अपनी सास की आवाज सुनते ही तीनों अपने अपने कमरे से निकलकर बाहर आती हैं। तभी मंजली बहू कहती है, माँ जी, मैं जानती हूँ आप चाय के लिए आवाज लगा रही हैं, इसीलिए मैंने पहले ही चाय चढ़ा दी थी। अरे आग लगे तुम्हारी चाय को, पहले मुझे तुम तीनों ये बताओ कि आखिरकार ये सब क्या है? ओहो माँ जी, ये तो एक डायरी लगती है। हाँ हाँ, ये तो मैं भी जानती हूँ कि ये एक डायरी है और हिसाब किताब की डायरी है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि इस महीने का खर्चा पूरा 40,000 रुपए बैठ रहा है। तुम लोगों ने इतना सारा खर्चा आखिर किया कहाँ? अरे इतना खर्चा तो अगर महीने में 4-5 बार मेहमान भी आ जाए तब भी नहीं होता। माँ जी, अब महंगाई इतनी बढ़ गई है तो खर्चा भी दुगना होगा। जी बिल्कुल, ठीक ही तो कह रही हैं दीदी। अब देखिए ना, परसों ही मैं अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए साड़ी लेने गई तो 2 साड़ी ही 6,000 रुपए की आ गई। क्या? 6,000 की 2 साड़ी? साड़ी की क्या बात कर रही हो दीदी? मैं कल पार्लर गई थी तो मेरे फेशियल और वैक्सिंग के ही 7,000 रुपए लग गए। हाय राम, 7,000? हाँ माँ जी, 2,000 तो पार्लर की अपॉइंटमेंट फीस ही थी। एक्चुअली वो एक महंगा ब्रांडेड पार्लर है ना, इसलिए। मर जानिए, आग लगे तेरे पार्लर को जहाँ तू इतने पैसे फूंक कर आ गई। अब पता चल रहा है कि महीने का इतना खर्चा कैसे आ गया। अरे इतनी खर्चीली क्यों होती जा रही हो तुम तीनों? अब माँ जी, ये सब खर्चा तो जायज है ना, अब हम फालतू खर्चा करें तो बोलो। अब जिस घर में 3-3 बहुएं होंगी वहाँ खर्चा तो होगा ही। खर्चा तो तुम तीनों करवा रही हो, एक नंबर की खर्चीली बहुएं बनती जा रही हो। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ सबकी सब यहाँ से। मेरा तो टेंशन के मारे सिर दुखा जा रहा है। तो माँ जी, मसाले वाली चाय ला दूं मैं? पहले तू सर दर्द की गोली ला दे, उसके बाद चाय देना मुझे। जी माँ जी, अभी लाई। कांति सिर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। वो कहावत है ना कि अगर घर में एक भी खर्चीला इंसान हो तो घर का सारा बजट हिल जाता है। और यहाँ कांति के घर पर तो 1-2 नहीं बल्कि पूरी 3 खर्चीली बहुएं थी। एक दिन सुबह कांति का बेटा प्रभात कांति से कहता है, माँ, मैंने कारपेंटर को फोन कर दिया है और वो दिन तक आ जाएगा आपका बेड रिपेयर करने। लेकिन माँ, मैं कह रहा था कि उस पुराने बेड पर क्या पैसे फूकने, हम आपके लिए एक नया बेड ले लेते हैं ना। अरे बेटा, जब थोड़े पैसे लगाकर काम चल रहा है तो क्यों फालतू का खर्चा करना। अजी सुनिए ना, जब कारपेंटर आ ही रहा है तो तुम मेरे लिए भी एक नया ड्रेसिंग टेबल बनवा दो। वो वाला थोड़ा पुराना हो गया है और साथ ही उसमें बैंगल स्टैंड भी बनवा देना। मेरी सारी बैंगल इधर उधर फैली रहती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है दीदी। मेरे लिए भी एक ज्वेलरी बॉक्स बनवा देना, और हाँ, मेरा ज्वेलरी बॉक्स थोड़ा बड़ा वाला बनवाना। ओके। यहाँ मैं पैसों की बचत करने के चक्कर में पुरानी पलंग को ही रिपेयर करवाने की सोच रही हूँ और यहाँ तुम हो कि और खर्चा बढ़ाई जा रही हो। क्या माँ जी, जब भी देखो आप खर्चा खर्चा करती रहती हो। आखिर 2 लकड़ी के डिब्बे बनवाने में कितना खर्चा आ जाएगा आपका? अब चुप करो तुम दोनों, जबान तो तुम्हारी कैंची की तरह चलती है। नहीं रिपेयर करवाना मुझे कोई बेड, मैं जमीन पर ही चादर बिछाकर सो जाऊंगी। पर अब कारपेंटर को इस घर में नहीं आने दूंगी। जो थोड़ा खर्चा करना था अब वो भी इन खर्चीली बहुओं के चलते नहीं करना मुझे। अरे माँ, कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो। कांति बिना प्रभात की बात सुने गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका ऐसे करने से उसकी बहुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मार्केट जाकर अपने लिए महंगा सा बैंगल बॉक्स और ज्वेलरी बॉक्स ले आती हैं, जिसे देखकर कांति अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। और फिर छुट्टी वाले दिन कांति बाहर पार्क में घूमने गई होती है। तभी सब हॉल में बैठकर चाय पीते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो फिर आज संडे स्पेशल में क्या बना रही हो भाभी? देवर जी, आलू के पराठे और वो भी रायता बूंदी के साथ। यार, इन आलूओं से तो मुझे बड़ी नफरत है, इनसे मुझे गैस बन जाती है।
मुझे तो बिल्कुल भी नहीं खाने। तो अब और बनाए भी क्या भैया, घर में कोई सब्जी नहीं है और आज संडे है इसलिए सब्जी मंडी भी बंद रहेगी। हाँ तो फिर आज बाहर से खाना ऑर्डर कर देते ना बड़े भैया, एक दिन बाहर का खाना खाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ तो फिर आज बाहर से ही खाना मंगवा लो। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऋतु तुम जल्दी से खाने का ऑर्डर दे दो, मैं तब तक फ्रेश होकर आता हूँ। फिर उसके बाद ऋतु अपने फोन से अपना मनपसंद खाना सबके लिए ऑर्डर करती है। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय खाना लेकर गेट पर आ जाता है। ऋतु जाकर झट से ऑर्डर ले लेती है। ऋतु खाना टेबल पर रखती है तो आंचल कहती है, अरे ये क्या दीदी, आपने हम सबके लिए पिज्जा ऑर्डर किया, आप तो जानती है ना मुझे पिज्जा बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ ऋतु, ये तो माँ जी भी नहीं खाएंगी। अब भाई मुझे जो ठीक लगा वो मैंने ऑर्डर कर दिया, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम अपने लिए ऑर्डर कर लो। इसके बाद कांति अपने कमरे से निकलकर आती है तो पूछती है, ये सब खाना किसने ऑर्डर किया? वो माँ जी, आज हम सबका बाहर का खाना खाने का मन था इसलिए ऑर्डर कर लिया, और आपके लिए शाही पनीर, आलू गोभी और रायता मंगवाए हैं। और इन सब में कितना पैसा खर्च हो गया? जी यही कोई 10,000 रूपए। एक वक्त का खाना 10,000 रूपए का? हाँ माँ जी, वो महंगे होटल से मंगवाया है ना इसलिए। अरे पर इससे तो अच्छा होता सामान लाकर तुम लोग घर पर ही खाना बना लेती, ऊपर से इतना सारा खाना मंगवा लिया और सारा खाया है नहीं। अब माँ जी जितना खाया जाएगा उतना ही तो खाएंगे, जबरदस्ती खाकर बीमार तो नहीं पड़ना हमें। तो फिर फ्रिज में रख दो। नहीं माँ जी, फ्रिज में रखकर इसका स्वाद खराब हो जाता है और फिर बासी खाना थोड़ी ना खाया जाता है, तब तो दीदी इस खाने को डस्टबिन में ही फेंकना पड़ेगा। अरे बुद्धिहीन औरतों, वो खाना नहीं बल्कि तुम्हारे पति की कमाई जाएगी डस्टबिन में। खर्चा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। तुम तीनों के दिमाग में कभी बचत करने का ख्याल भी आता है? अगर तुम सब अपनी सादत से बाज नहीं आई तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब रोड पर होंगे। अब माँ जी, ये सारा खर्चा हमने अकेले अपने ऊपर तो किया नहीं है जो आप हमें इतना सुना रही हैं। लेकिन बेअकल दिमाग भी तो नहीं लगाया कि ऐसा क्या मंगवाया जाए कि कम पैसों में भी आ जाता और सबका पेट भी भर जाता। तुम तीनों को तो पैसे की बिल्कुल भी कदर नहीं है। पैसों की कदर करना सीखो, वरना तुम तीनों को ही मुश्किल होगी। लेकिन कांति की बहुओं को कहाँ कोई असर होने वाला था। वो तो एक कान से कांति की बात सुनती और दूसरे से निकाल देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वंदना फोन पर बात करने के बाद रो रही होती है। तभी वहाँ आंचल आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? आंचल, क्या हमारे पास 20,000 रूपए है? मेरे भतीजे की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरे भाई का फोन आया था, उसे 20,000 रूपए की सख्त जरूरत है। नहीं दीदी, मेरे पास तो सिर्फ 3,000 रूपए ही हैं, आप भैया से बात करके देखो। नहीं आंचल, अभी मैंने पिछले हफ्ते ही पार्टी में जाने के लिए उनसे 20,000 रूपए लिए थे, अब दोबारा उनसे किस मुंह से पैसे मांगूंगी। इसके बाद ऋतु भी वहाँ आ जाती है और वंदना उससे पूछती है, लेकिन ऋतु कहती है उसके पास सिर्फ 1,000 रूपए ही बचे हैं। इसके बाद वंदना बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी पीछे खड़ी कांति सब सुन लेती है। उसे देखते ही वंदना कांति से कहती है, माँ जी मेरी मदद कीजिए, मेरे भाई को इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन अपनी फिजूल खर्ची के चलते मैंने इतने पैसे उड़ा दिए कि अब उसकी मदद के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपने खर्चीले मिजाज और बेकार के खर्चों के चलते बहुत पैसा बर्बाद किया है। हाँ माँ जी, आपने हमें बहुत बार समझाया, लेकिन हमने आपकी एक भी नहीं सुनी। बिल्कुल सही कहते हैं, जब ठोकर लगती है तभी अकल आती है, वरना आज तक तो मेरी खरी खोटी बातों का तुम पर कोई असर ही नहीं हुआ। चलो, देर आए दुरुस्त आए, चिंता मत कर बड़ी बहू, तेरे भतीजे को कुछ नहीं होगा, उसके इलाज के लिए मैं पैसे दूंगी। लेकिन आज से तुम लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लो, इस महंगाई के दौर में खर्चा कम से कम करो और जितनी बचत कर सकती हो करो, आगे चलकर तुम्हारे लिए ही फायदेमंद रहेगा। तभी वो सभी एक साथ हाथ जोड़कर कांति से माफी मांगती हैं और फिजूल खर्ची न करने का वादा करती हैं। चांदनी का पति उमेश अंडे बेचने का व्यापार करता था। उसके पास काफी मुर्गियां थी जो ताजे और बढ़िया अंडे देती थी। उमेश की दुकान पर अंडे खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उमेश की अंडों की दुकान के सामने ही शेखर की भी अंडों की दुकान थी, पर शेखर अंडे बाजार से खरीद कर बेचता था, इसलिए लोगों को उमेश की दुकान के ही अंडे पसंद आते थे। अरे उमेश भैया, तुम्हारी मुर्गियों के अंडे खाकर ही अब हमारा नाश्ता पूरा होता है, बहुत ही बढ़िया अंडे होते हैं। शुक्रिया भैया, ये लो आपके अंडे पैक कर दिए। तुम तो सारा दिन दुकान पर मक्खियां मारते रहते हो और ये उमेश कमा कमा कर बहुत आगे बढ़ गया है। ये लो, रोटी लाई थी, खा लो। मुझे कुछ करना ही होगा, इसकी दुकान पाली हुई मुर्गियों के कारण ही चल रही है।
मुझे इन मुर्गियों के बारे में ही कुछ सोचना होगा। शेखर रात में मौका देखकर उमेश की पाली हुई सारी मुर्गियों को खुला छोड़ देता है। अगले दिन उमेश मुर्गियों को जब गायब देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, मेरी मुर्गियां कहाँ गई? सारी मुर्गियां गायब हैं। माँ, चांदनी, जल्दी आओ, हम तो बर्बाद हो गए। हमारी सारी मुर्गियां न जाने कहाँ चली गईं। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है किसी ने रात में मुर्गियों को ताला तोड़कर खुला छोड़ दिया। कोई तुम्हारे काम से ईर्ष्या करता है, उसी ने ये सब किया है। पता नहीं कौन मुझसे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। उमेश उदास मन से अपनी दुकान की ओर जाता है, पर वहाँ तो शेखर की दुकान पर अंडे खरीदने वालों की भीड़ लगी देखकर वो हैरान रह जाता है। क्या हुआ उमेश भाई, हैं? आज तुमने दुकान नहीं खोली क्या? तुम्हारी मुर्गियों ने अंडे नहीं दिए क्या? हैं? मुझे सब पता है, ये शेखर का ही किया धरा है। मेरे पास इसे पकड़ने के लिए कोई सबूत नहीं है, इसलिए मेरा इस वक्त चुप रहना ही ठीक है। उमेश बहुत परेशान रहने लगा था। उसकी मुर्गियां खो जाने से उसके पास अब कोई भी काम नहीं रह गया था। शेखर दिन पर दिन अपनी दुकान पर अंडे बेचकर पैसे कमा रहा था। उमेश को इस तरह मायूस देखकर चांदनी और उसकी सास बहुत दुखी थी। एक दिन चांदनी ने अपनी सास सुधा से कहा, माँ जी, मेरी ये सोने की अंगूठी रखी है, चलिए हम इन्हें बेचकर कुछ नई मुर्गियां खरीद लाते हैं और इनको दे देंगे। जब तक मुर्गियां नहीं होंगी तब तक काम शुरू नहीं हो सकता। तुम जैसी बहू जिस घर में हो वो घर स्वर्ग से कम नहीं है। ठीक है बहू, हम मुर्गियां खरीदने चलते हैं। अरे माँ जी, आज तो बाजार ही नहीं लगा। पता किया है अब 1 हफ्ते बाद ही बाजार लगेगा। अब क्या करें? अब 1 हफ्ते तक उमेश खाली कैसे बैठेगा? क्या करे माँ जी, अब 1 हफ्ते का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। मैं जानती हूँ तुम किस परेशानी से गुजर रही हो। आप कौन है और आपको कैसे पता कि हमारी परेशानी क्या है? मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं दुखी लोगों की सहायता करती हूँ। अच्छा, तो फिर आप हमें हमारी परेशानी का हल बता दीजिए जादूगरनी जी। लगता है तुम दोनों सास बहू में बहुत प्रेम है और ऐसे रिश्तों को देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मैं जानती हूँ तुम यहाँ मुर्गियां खरीदने आई थी और बाजार बंद देखकर यहाँ से वापस लौट रही थी। मैं तुम्हें ऐसे बीज दूंगी जिसकी सहायता से तुम अंडे की खेती कर सकती हो और उसके लिए तुम्हें मुर्गियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? अंडे की खेती? पर वो कैसे हो सकती है? ऐसे कौन से बीज हैं जिनसे अंडे पैदा हो सकते हैं? ये रहे वो बीज, इन्हें अपने घर के आंगन में डाल देना और फिर ये बीज अपना जादू दिखाना शुरू कर देंगे। पर ध्यान रहे, एक दिन में 5 बीज ही तुम्हें जमीन पर डालने हैं, वरना अनर्थ हो जाएगा। आप चिंता मत करो, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। घर जाकर चांदनी और उसकी सास सारी बात उमेश को बताती हैं और जादूगरनी के दिए बीजों को अपने घर के बाहर बने आंगन की मिट्टी में डाल देती हैं। माँ, चांदनी, तुमने कभी सुना है कि अंडों की भी खेती हो सकती है? तुमने उस जादूगरनी पर कैसे विश्वास कर लिया? इन बीजों में कितना जादू है, अब ये तो कल ही पता चलेगा। अगले दिन उमेश जब सोकर उठता है तो वो हैरान रह जाता है। ये तो सचमुच हमारे घर के आंगन में अंडों की खेती हो गई है। पेड़ों पर अंडे उगाए हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये बहुत चमत्कारी बीज हैं। रोजाना के 5 बीज डालने से अगले दिन 500 अंडे उगाएंगे। हाँ, ये तो सचमुच जादू हो गया। अब हम घर के आंगन में ही अंडों की खेती कर सकते हैं। उमेश बेटा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर के आंगन में अंडों की खेती होगी और फिर तुम उन अंडों को अपनी दुकान पर बेच दिया करना। ऐसे तुम्हारा काम फिर से चल पड़ेगा। तुम सही कह रही हो माँ, अब मैं फिर से अपनी दुकान पर अंडे बेच सकता हूँ और ये सब आप दोनों के कारण ही संभव हो पाया है। चांदनी और उसकी सास रोजाना घर के आंगन में बीज डाल देती और अगले दिन 500 अंडे घर के आंगन में उगाते। धीरे धीरे फिर से उमेश का काम चल पड़ा। अब तो उमेश अपनी दुकान के अलावा बाहर की दुकानों पर भी अंडे की सप्लाई करने लगा। उमेश का काम फिर से अच्छा चलते देख शेखर ईर्ष्या से भर गया। जब उसे सच्चाई पता चली तो वो अपनी पत्नी से बोला, तुम्हें किसी भी तरह उमेश के घर जाना है और वो जादुई बीज चुरा कर लाने, समझी ना, ताकि हम उन जादुई बीजों से अंडे की खेती कर सकें। तुम चिंता मत करो, मैं चाय पीने के बहाने जाऊंगी और मुट्ठी भरकर बीज चुरा लाऊंगी, फिर तुम भी रोजाना अंडे की खेती करना। शेखर की पत्नी बहाने से चांदनी और उसकी सास के पास जाती है और बातों ही बातों में बीज चुरा कर घर लौट आती है। ये देखो मैं कितने सारे बीज चुरा लाई हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मुट्ठी भर के बीज आंगन में डाल दो। जितने ज्यादा अंडे होंगे उतनी ही ज्यादा कमाई होगी।
शेखर अपनी पत्नी के कहने पर एक नहीं बल्कि 2 मुट्ठी भरकर बीज आंगन में फैला देता है और जादूगरनी के कहे अनुसार अगले दिन जब शेखर और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं, वो घबरा जाते हैं। उनका पूरा घर अंडों से भरा हुआ था और दोनों अनेकों अंडों के बीच में दबे हुए थे। तभी अचानक शेखर की दुकान का नौकर ये सब देख लेता है। अरे कोई जल्दी से जाओ और उमेश को बुलाकर लाओ। ये सब कैसे हो गया? माँ, चांदनी, ये दोनों तो इन अंडों के ढेर के नीचे दबकर मर जाएंगे, इनकी मदद करो। तभी वहां जादूगरनी आ जाती है। तुम दोनों सास बहू को शायद पता नहीं, शेखर की पत्नी ने तुम्हारे घर से बीज चुराए थे, पर ये दोनों नहीं जानते कि लालच का फल बुरा होता है। इन दोनों ने चोरी की है, इसकी सजा मैं इन्हें जरूर दूंगी। नहीं नहीं जादूगरनी जी, इन दोनों को माफ कर दीजिए, हमें इनसे कोई बैर नहीं। ये हमारे पड़ोसी हैं, इसलिए हम इनका बुरा होते नहीं देख सकते। हाँ जादूगरनी जी, इन दोनों को छोड़ दीजिए। उमेश, मुझे माफ कर दे। मैंने ही तेरी सारी मुर्गियां छोड़ दी थी ताकि तू बर्बाद हो जाए, पर आज तुम सब हमारी जान बचाने के लिए खड़े हो। आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा तुमने जीवन में लालच किया या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को बिल्ली बना दूंगी और अपने पास कैद करके रखूंगी। शेखर को अपनी भूल का पछतावा होता है। वो सबसे माफी मांगता है और दोबारा ईर्ष्या न करने की कसम खाता है। उस दिन के बाद से चांदनी और उसकी सास दोनों अंडे की खेती करने लगी और उमेश उन अंडों को बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगा।